हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जाऊंगा। इसमें 10 अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, तो हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ठीक कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि पी और क्यू ने क्रमशः 16,500 और 15,600 रुपए के निवेश के साथ एक्स महीने और एक्स प्लस 2 महीने के लिए एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 17,280, ठीक है, 17,280 कुल लाभ में से क्यू द्वारा अर्जित लाभ का हिस्सा 9,360 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पी और क्यू बोला है, तो पी और क्यू ले लेंगे। ठीक, इसका कितना है? 16,500 है। इसका कितना है? 15,600 है। ठीक, तो सबसे पहले जो जो कटेगा काट देंगे। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, 3 से काट देंगे। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ 55 रेशियो कितना आ गया? 52 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? ये कितने महीने के लिए निवेश कर रहे हैं? एक्स महीने के लिए, पी एक्स महीने के लिए और क्यू एक्स प्लस 2 महीने के लिए। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स महीने का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स प्लस 2 मंथ का। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब क्या है, इन्वेस्ट जितना करें उससे क्या करेंगे हम लोग? टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको क्या है, इन्वेस्ट हमको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा ये क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा? वर्ष के अंत में 17,280 कुल लाभ है, उसमें से क्यू को कितना लाभ मिलता है? 9,360। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना मिल रहा है? 17,280। फिर क्यू द्वारा अर्जित मतलब क्यू का प्रॉफिट कितना आ गया? यहाँ पे कितना दिया है? 9,360 दिया है। ठीक, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है? पी का प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 17,280 है, क्यू का प्रॉफिट इतना है, तो बचा हुआ जो किसका होगा? पी का प्रॉफिट होगा। ठीक, जीरो आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 12 में 3 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। इधर से एक चला गया, तो यहाँ पे कितना बता? 7,920 आ गया। ठीक, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? देखो दोनों को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्ट कितना हो गया? 55, टाइम कितना है? एक्स है, तो 55x हो गया। यहाँ इन्वेस्ट 52 और टाइम कितना है? एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो ये पी का वैल्यू है, तो पी का वैल्यू यहाँ कितना है? 7,920 आया था, और क्यू का वैल्यू कितना यहाँ पे है? 9,360। वैल्यू नहीं है, मतलब उसका प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि इन्वेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? प्रॉफिट ही आता है, तो हम लोग इसको इक्वल कर लिए हैं। ठीक, कर देंगे, जो जो कटेगा जीरो जीरो कट गया। यहाँ पे क्या गया? 11 से काट देंगे। 11 पच्चीस 55, 11 से 11 दूनी 22। ठीक, 9 से कटे 9 8 72, 9 कम 9, 9 9 9 चौक 36, 13 चौक 52, 13 8 104, 8 से 8 कट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? 5x बचा, ये इधर चले जाएगा, तो 4x प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 4x को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, और हमको क्या बोला है कि x का मान ही बोला है हमको। ठीक, x का मान ही बोला है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, वैल्यू को निकालना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या है? मिक्सचर का क्वेश्चन है। दो कंटेनर एक्स और वाई में सोडा और पानी का मिश्रण है। कंटेनर एक्स में 78% पानी है और कंटेनर वाई में 62% सोडा है। कंटेनर एक्स और वाई के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 50% पानी हो? अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे वाई ले लेता हूँ। ठीक, इसमें क्या है? सोडा है, और इसमें क्या है? वाटर। इसमें भी क्या है? सोडा है, और इसमें क्या है? वाटर है। ठीक, अब उसके बाद देखो एक्स में 78% पानी है। ठीक, तो 78% पानी है, मतलब मान लेते हैं टोटल क्या है, कोई भी चीज क्या होता है स्टार्टिंग में अपने आप में 100% होता है। जब पानी क्या 78% है, तो सोडा कितना होगा एक्स में? 22% होगा। ठीक, तो मैं 22 ले लेता हूँ। ठीक, तब जाके इसको प्लस करेंगे तो 100 आएगा। अब वैसे ही वाई में क्या है? 62% सोडा है। 62% सोडा है, तो वाटर कितना होगा? 38%। ठीक, उसको 38 ले लिया हूँ। ठीक, ये क्या है? रेशियो जो जो कटे काट दे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और इसका क्या है? 2 तिया 6, 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निया 18। ये रेशियो आ गया, ये एक्स का आ गया, और ये क्या है? वाई का आ गया, रेशियो सोडा और वाटर का। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको किस अनुपात में मिलाएं क्या कि मिश्रण 50% पानी रहे। मतलब जो लास्ट वाला मिश्रण है, ठीक,
इसको क्या है, दोनों को एक्स और वाई के मिश्रण को मिलाने के बाद जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक, जो भी हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, 50% पानी होगा, सोडा होगा, और 50% क्या होगा, पानी होगा। क्योंकि वाटर अगर 50% है तो सोडा भी 50% होगा, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो इसका एक अनुपात एक ले लेंगे, जो इसका रिजल्ट है, जो इसको मिक्स करने के बाद मिला है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स में क्या करूंगा, मैं इसको रेशियो में एक्स ले लूंगा, इसको क्या करूंगा, वाई ले लूंगा, ठीक, स्मॉल वाई ले लूंगा, इतना मैं कर लूंगा। उसके बाद इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब दोनों को मिला रहे हैं तो सोडा को सोडा और पानी को पानी के साथ मिला लेता हूँ मैं दोनों को। तो x में जो सोडा का वैल्यू 11x है, फिर प्लस कर देंगे, और y में सोडा का वैल्यू 31y है, ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, 39x आ जाएगा, ठीक है, x में वाटर और y में जो वाटर है कितना है, प्लस करके 19y हो जाएगा, इसी का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मिलाने के बाद हमको इतना रेशियो मिल रहा है, इसलिए हम लोग इक्वल कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको 11x आ जाएगा प्लस 31y हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 39x हो जाएगा प्लस 19y हो जाएगा। 11x को उधर ले जाएंगे, 19y को इधर ले आएंगे, ठीक, तो 31y हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू 39x माइनस 11x हो जाएगा, ठीक। और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे दो बच्चा, यहाँ यहाँ पे क्या है, एक चला गया तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्या 12y हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 28x हो जाएगा, ठीक। इक्वल रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, y रेशियो x निकाल लेंगे। जब भी इक्वल रहता है तो क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए उसको जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। तो 28 वाला वैल्यू इधर हो जाएगा, और जो 12 वाला वैल्यू इधर हो जाएगा, ठीक। तो 4×7=28, 4×3=12, तो सेम रेशियो 3 आ गया y और x का, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमको किस रेशियो में मिलाना चाहिए, बोला, ठीक, किस रेशियो में मिलाना चाहिए। तो मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा, जो y का वैल्यू 7 आया है, मैं y में यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दूंगा, और x का वैल्यू जो 3 आया है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11x प्लस 39x है, ठीक। और इसी का हमको रेशियो बोला है, तो मैं यहाँ रेशियो ले लूंगा, और y का वैल्यू कितना है, 31y प्लस कितना था यहाँ पे, 19y, ठीक, क्योंकि इसको मिला रहे हैं हम लोग, फिर इसका रेशियो किस रेशियो में मिलाएंगे तो इतना आएगा बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका भी 50 हो जाएगा, क्योंकि 30, 31 और 19 कितना होता है, 50 होता है, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक। टोटल वैल्यू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर एक्स का वैल्यू को रख देंगे, वाई का वैल्यू को रख देंगे, ठीक, 50 से 50 कट जाएगा, तो इसका रेशियो 3:7 में हमको मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, वाटर 50% मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला कि एक बस में 24 घंटे में x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति 4x डिवाइड बाई 3% बढ़ जाती है तो 22 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। सबसे पहले जो जो चीज़ दिया उसको देख लेते हैं। एक बस 24 घंटे में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतना जाती है, ठीक। तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना 1080 है, और स्पीड कितना है x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना 24 घंटा लग रहा है। यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक, इक्वल है, इसलिए हम जो जो कटेगा काट देंगे। 12, 12×2 = 24, 12×9 = 108, 2, 45×2 = 90 होता है। तो x प्लस 15 का वैल्यू 45 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इधर माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा x का वैल्यू। हम लोग क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि बस की गति में क्या है, वृद्धि हो रही है। कितनी, 4x डिवाइड बाई 3, एक्स का वैल्यू कितना 30 आ गया, तो 4×30 कर देंगे, डिवाइड में 3 हो जाएगा, तो 10×4 40% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या है, हम लोग x का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, तो कितना 40% की गति में वृद्धि हो रहा है। पहले गति कितनी थी, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 30 आया था, तो x प्लस 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। जो पहले क्या थी, स्टार्टिंग में जो स्पीड थी बस की,
उस कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग 40% उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो 45 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 140 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, 5 9 45, 5 2 10, 2 7 14, 9 7 63 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो 22 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, अब स्पीड क्या है, हम न्यू स्पीड लेंगे। न्यू स्पीड 40% बढ़ाए तो कितना है 63 आएगा, तो 63 टाइम कितना है 22 घंटा लग रहा है, तो 22 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, 22 को तोड़ देंगे। ठीक है, 11 इंटू 2 कर देंगे, 2 तिया 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। इससे क्या है 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा 683 मतलब कि 1386 आ गया। ठीक, इसको क्या सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1386 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक, डिस्टेंस इतना कवर करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, मैं क्या समझा रहा हूँ इसलिए क्या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप क्या एग्जाम में बनाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, कैलकुलेशन का तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये 1 मिनट से भी कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आप क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 840 रुपये में बेची, यदि दुकानदार दो क्रमिक छूट देता है 14.28% और 20% देता है और 20% का प्रॉफिट होता है, पुस्तक के मार्कअप मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस और लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का क्या है, हमको योग निकालना है। तो सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितना में बेचा, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बार है 840 रुपये में बेची, और दुकानदार ने दो क्रमिक छूट दी। अब देखो कभी भी हम लोग छूट किस में देंगे, एमआरपी में ही देंगे। एमआरपी में हमेशा एक चीज याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा हम लोग क्या देते हैं, एमआरपी पे ही देते हैं। एमआरपी मान लो एक्स है। ठीक, एमआरपी को क्या करता हूं मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या है दो क्रमिक छूट, अब 14.28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है 1/7 होता है, छूट दे रहा है तो एक माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 6/7 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है एमआरपी है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है, इसमें जब हम एक की छूट दिए, ऐसा लेके चलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरपी एक्स है उसमें क्या 6/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/7, एक माइनस के 6/7 है, क्योंकि इसमें छूट दे रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा छूट क्या 20% का दे रहे हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 4/5 होगा, 4/5 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ एमआरपी से। ठीक, और इसमें जो वैल्यू निकलेगा वो क्या वही क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। क्यों, क्योंकि एमआरपी में कुछ छूट दे रहे हैं, एमआरपी जो भी है उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, लगातार दो डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना भी डिस्काउंट देंगे एमआरपी पे, जितना भी छूट देंगे उसके बाद जो बचा वाला हिस्सा है वो सेलिंग प्राइस है, उतने में बेचा वो, इसलिए सेलिंग प्राइस हुआ। तो इसी का वैल्यू क्या है सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया, तो यहाँ पे इक्वल क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 840 है, इतने में बेचा। ठीक, दो छूट दे के एमआरपी में, इसीलिए हम लोग क्या है ये देखो ये टोटल मिला के क्या है सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी क्या है सेलिंग प्राइस, इसलिए इक्वल कर लिया हम लोग, इसको सॉल्व किया है इसलिए ये निकला। हमेशा क्या है, इसी रूल को फॉलो करना है जब भी फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे निकालना है रेशियो मेथड से, इसी जो मैं बता रहा हूँ इसी को क्या रूल को फॉलो करना। ठीक, तो जल्दी क्या है क्वेश्चन बनेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो जो कटेगा काट देंगे। ठीक, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 5 6 20। ठीक, एक्स का वैल्यू कितना है 5 7 35 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1225। एक्स किसको माने थे देखो एमआरपी को, तो यहाँ पे एमआरपी कितना आ गया 1225 आ गया। और हमको क्या बोला कॉस्ट कॉस्ट प्राइस बोला है। ठीक, जब हम लोग का प्रॉफिट टोटल 20% का हो रहा है, ठीक, प्रॉफिट पर परसेंट कितना 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। पिछला बार जो 20% था ये जो डिस्काउंट था इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कम कर रहे थे, डिस्काउंट मतलब क्या होता है कम करना डिस्काउंट देना, इसलिए उसको माइनस किए थे प्लस करेंगे। ठीक, प्लस करेंगे तो यहाँ 6/5 आया, ये क्या होता है
कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस होता है, जब प्रॉफिट का जब भी आता है। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू रहता है और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी कितना है हमारे पास, 840 है, 840 में बेच रहा है, तो 6 के आगे 840 के बराबर हो गया, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, काट देंगे, 6 कम 6 6 24 140 के बराबर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 700 आ गया। और हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, मार्कअप और लागत मूल्य का। तो यहाँ पे जो एमआरपी है कितना आ गया, 1225 आ गया। जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 700 है, इसको प्लस कर देंगे, 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1925 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक, ऐसे ही क्या सॉल्व करना है इसको। ठीक, अब क्या मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार क्या मैं फास्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक, फास्ट बनने का क्या करना है, देखो यहाँ पे सीधा क्या दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया, 840 दिया है। मैं क्या करूंगा, सीधा एमआरपी एक्स ले लूंगा इंटू, यहाँ ये इसका वैल्यू कितना होता है 1/7, तो सीधा 6/7 हो गया, एक कम करके। इसका फ्रैक्शन 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5 होता है, सीधा 4/5 कर दूंगा, एक कम करके। यही क्या होगा, 840 के बराबर होगा। 6 चौक 24 होता है। ठीक है, 12 7 84, 12 दूनी 24। ठीक, 2 35, यहाँ पे 7 5 35, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1225 आ गया। ये क्या होता है, एमआरपी होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 840 जब सेलिंग प्राइस है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 का 1/5 होता है, एक प्लस करेंगे 6/5, तो 6 किया 840 के बराबर है, तो सीधा काट दूंगा मैं। 6 कम 6 6 चौक 24, 14 5 6 70, तो यहाँ पे कितना आ गया, 700 आ गया। तो इसको करेंगे तो 1925 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, तो इतना ही लाइन में बनने वाला है। तो ऐसे ही क्या है, इसको बनाना है। ठीक, मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्या है, 1 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या हो रहा है कि विनय शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। वह 3/5 दूरी कार से तय करता है और शेष दूरी क्या करता है, कार की गति से 2/7 गुना गति से बाइक से तय करता है। ठीक, कार की जितनी गति है उससे क्या है, 2/7 गुना गति से बाइक द्वारा तय करता है। यदि औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की गति ज्ञात कीजिए। ये क्या है, मैं थोड़ा सा एसबीआई पीओ प्री में भी पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है, उस लेवल के भी क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिक्स क्वेश्चन है। विनय ए से शहर बी तक यात्रा करता है, मतलब ए से क्या करता है, बी तक जाता है विनय, और वह 3/5 दूरी कार से तय करता है। मतलब मान लो यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3/5 है, तो बचा हुआ दूरी टोटल क्या है, 5 है। तो 3 दूरी क्या करता है वो, कार से तय करता है, बचा वाला 2/5 बचेगा। ठीक, बचा वाला जो दूरी है, मतलब ये समझ सकते हो कि टोटल 5 डिस्टेंस है, उसमें से 3 डिस्टेंस क्या करता है, कार से तय करता है। बाकी जो बचा हुआ कितना बचा, 2 डिस्टेंस है, वो क्या करता है, बाइक से तय करता है। ठीक, ये समझ लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो 3/5 दूरी कार से तय करता है, ठीक, और शेष दूरी क्या करते हैं कि, सॉरी, ठीक, और शेष दूरी क्या करता है, कार की गति से 2/7 गुना गति से बाइक से, मतलब कार की गति मान लेते हैं, कार की जो स्पीड है वो 7x है। ठीक, 7x मान के चलते हैं। तो बाइक का स्पीड क्या होगा, क्योंकि कार की स्पीड से क्या है, 2/7 गुना है, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो जो बाइक का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम को इक्वल कर लेंगे। ठीक, पहले क्या करते हैं, हम कार से जाते हैं, तो कार का डिस्टेंस कितना है, यहाँ 3 है तो मैं 3 ही ले लेता हूँ। ठीक, और स्पीड कितना है कार का, 7, तो 7x ले लेता हूँ, इसको प्लस कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे, अब क्या करेगा, बाइक से जाएगा, बाइक से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2, और बाइक का स्पीड कितना है, 2x है। इसी को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, टोटल टाइम निकलेगा। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, जब टोटल स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस कितना हो गया, 3 तो 5, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को लेंगे, तो यहाँ 5 बाई कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, 3/5 दूरी बोला, जिसको मैं वाई
वाई भी मान लो मान के चलता है, यहाँ वाई लेता, यहाँ वाई लेता, यहाँ भी वाई लेता, तो वाई 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 कट जाता। इसलिए इसको नहीं माना हूं मैं। एग्जाम में ही ऐसा करना। ठीक। इसको वाई लेके नहीं चलना, इसको वाई लेते तो भी चल जाता। ठीक। अब क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, 5 से कट गया, 1/11 हो गया यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6x, 7 दूनी 14x, और 7 दूनी 14 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/11। ठीक। यहाँ x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 20x हो जाएगा। यहाँ पे 14x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/11 है। x से x, एक x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 14x इज इक्वल टू 1/11। 11 दूनी कितना होगा, 22, तो 220 इज इक्वल टू 14x। तो x का वैल्यू कितना होगा, 220 डिवाइड बाई 14। ठीक, ये क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक। ये जो स्पीड का जो माने थे ना, जो वेरिएबल माने थे ना, उसका वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक। तो अब क्या है, कार की गति बोला है, कार का स्पीड कितना है यहाँ पे, 7x है, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7x है यहाँ पे, कार का जो स्पीड है कितना है, 7x है। x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 7 इंटू कितना होगा, 220 डिवाइड बाई 14। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कार का जो स्पीड है कितना आ गया, 110 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक। तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे हम लोग, टिक करेंगे। ठीक। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक। क्वेश्चन 6 पे क्या बोला कि एक दुकानदार ने एक किताब और एक बैग x रुपए में बेचा। ठीक, x रुपए में बेचा, और पुस्तक का जो विक्रय मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 28.57% कम है। यदि किताब और बैग का विक्रय मूल्य 120 और 240 रुपए बढ़ जाता है, तो पुस्तक और बैग के विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं क्या है, मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कर रहा हूँ, क्योंकि इजी आएगा तो आप बना ही लोगे। तो थोड़ा सा क्या है, हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी करेंगे, जैसा भी थोड़ा सा मॉडरेट भी आएगा ना एसबीआई क्लर्क में, तो भी हम लोग उसको बना पाए। ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक दुकानदार ने एक किताब और बैग, ठीक, एक बुक है और एक बैग है, ठीक, x रुपए में बेचा। तो इसका जो सेलिंग प्लस करेंगे तो x आएगा। ठीक, x रुपए में वो बेचता है। ठीक। बुक का सेलिंग प्राइस और बैग का सेलिंग प्राइस। ठीक। टोटल कितना है, x है। और पुस्तक का विक्रय मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से इतना परसेंट कम है। ठीक। जो बुक का जो सेलिंग प्राइस है, वो बैग के, ठीक है, सेलिंग प्राइस से इतना परसेंट कम है, तो 28.57% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना होता है, 2/7 होता है। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके क्या है क्वेश्चन फास्ट बनेंगे। ठीक। अब इससे क्या है, इतना कम है बोला है, देखो यहाँ कम है बोला है, तो इससे क्या है, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, साथ में 2 माइनस किए तो। ठीक। अब कौन कम है बोला है, पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो बैग से कम है, तो ये क्या है, बुक का हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा, बैग का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि बुक का जो सेलिंग प्राइस है और बैग का जो सेलिंग प्राइस है, इसका रेशियो कितना आ गया, 5/7 आ गया। ठीक। ये जो भी वैल्यू आएगा, ठीक, जिसको कम है, जो देखो यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्टली बोला, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पुस्तक का विक्रय मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से कम है बोला, मतलब पुस्तक का कम होगा, ऐसे फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, जो भी कम वैल्यू होगा उसको बुक ले लेंगे। ठीक, क्योंकि पुस्तक का बोला है, बुक को बोला है। और बैग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बैग ज्यादा है, क्योंकि पुस्तक को ही बोला है कि बैग से इतना परसेंट कम है करके। ठीक, ये क्या है, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या बोला कि यदि किताब और बैग का विक्रय मूल्य इतना बढ़ा दिया जाए, तो पुस्तक और बैग के विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 हो जाएगा। ठीक। अब इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। पहले क्या करते हैं, बुक में कितना बढ़ा रहे हैं, सेलिंग प्राइस को 120 बढ़ा रहे हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, बैग में कितना बढ़ा रहे हैं, 7x है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस, उसमें क्या कर रहे हैं, 240 बढ़ा रहे हैं। तब जाकर हमको जो रेशियो मिल रहा होगा 3/5। इसको रेशियो मतलब क्या होता है, वो बटे में है। ठीक, इसके इक्वल आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तब जाके हमको टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 को इधर ले जाऊंगा तो 25x हो जाएगा, 12×5 = 60 तो 600 हो जाएगा, 21x हो जाएगा, 24×7 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक।
अब 21x को इधर ले आऊंगा तो 4x हो जाएगा, 600 को उधर ले जाऊंगा तो 120 हो जाएगा, 4 या 12। तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 30 आ गया यहाँ पे। ठीक, x का वैल्यू 30 आ गया। 30 का वैल्यू को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक, क्योंकि बुक का सेलिंग और बैग का सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया था, क्योंकि इतना कम है बोला है, जब नहीं बढ़ाए थे तब स्टार्टिंग में कितना था 5x, रेशियो 7x आया था, तो x का वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा। तो बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। और बैग का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो 150 प्लस 210 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, 6, 360 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले दिव्या और प्रिया की आयु का योग 60 वर्ष था और 6 वर्ष बाद दिव्या और प्रिया के आयु का अनुपात 7:6 है। प्रिया की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखा 3 वर्ष पहले मतलब दिव्या और प्रिया की आयु का योग 60 था 3 वर्ष पहले। ठीक, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, देखो दिव्या में +3 करेंगे और प्रिया में भी +3 करेंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या है? देखो दिव्या और प्रिया का 3 साल पहले 60 था। ठीक, लेकिन तीन जब प्रेजेंट एज में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिव्या में +3 का ऐड करेंगे और क्या करेंगे, प्रिया में भी +3 का ऐड करेंगे, तो टोटल 6 हो जाएगा। और 6 क्या है, टोटल ऐड हो जाएगा क्योंकि दिव्या और प्रिया। ठीक, अब ये क्या है, 60 ईयर था पहले, 3 साल पहले, फिर 3 साल बाद कितना हो जाएगा दिव्या और प्रिया का, 66 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिव्या में भी 3 ऐड करेंगे और प्रिया में भी 3 ऐड करेंगे, तो 3 3 6 हो गया। ठीक, तो टोटल कितना 66 वर्ष गया, ये क्या प्रेजेंट एज आ गया। ठीक, तो यहाँ दिव्या प्लस प्रिया का जो प्रेजेंट एज है वो कितना आ गया, 66 आ गया। यहाँ पे +3 किए तो ठीक, दिव्या में +3 करना पड़ेगा, प्रिया में भी करना पड़ेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान से देखना। अब उसके बाद क्या होता है कि 6 वर्ष बाद दिव्या प्रिया की आयु का अनुपात इतना होता है। 6 वर्ष बाद बोला है। ठीक, तो ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है प्रेजेंट एज है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद बोला है तो दिव्या में भी +6 करेंगे, प्रिया में भी +6 करेंगे, तो 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो दिव्या और प्रिया का जो 6 वर्ष बाद है उसका आयु कितना हो जाएगा, इसमें +12 कर देंगे, 66 में +12 करेंगे तो कितना आएगा, 78 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 78। ये 6 साल बाद का है, ये प्रेजेंट का है, और ये क्या है 3 साल पहले का है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये 3 साल पहले का है, ये प्रेजेंट का है। ठीक, ये 6 साल बाद का है। ठीक, 3 बढ़ाए तो 66 हुआ और फिर 6 6 बढ़ाए तो 78 हुआ। ठीक, प्रिया की आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, और ये जो रेशियो है, जो जब हम लोग क्या करें 6 वर्ष बाद दिव्या और प्रिया की आयु का रेशियो कितना, 7:6 है, लेकिन 6 वर्ष बाद यहाँ पे कितना निकाले, टोटल वैल्यू 78 निकाले। यही यही क्या है, 7:6 में है यही वैल्यू। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, तो 13 कितना 78 के बराबर हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो, क्योंकि दोनों को प्लस किए हैं तब जाके 78 आया 6 साल बाद। ठीक, तो एक कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, और हमको किसका, प्रिया का भी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखो, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो दिव्या है, यहाँ पे प्रिया है। ठीक, इन दोनों को प्लस किए तो 78 आया यहाँ पे। ठीक है, और दिव्या का रेशियो और प्रिया का रेशियो, ठीक, दिव्या और प्रिया इसका रेशियो कितना, 7:6 है यहाँ पे। ठीक, और यही क्या है, 7 + 6 करेंगे तो यही क्या है 78 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ तो कितना हो जाएगा, 13x कितना 78 के बराबर हो जाएगा, तो 13 × 6 = 78, तो x क्या है 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और हमको क्या निकालना है, प्रिया की आयु। अब प्रिया के यहाँ 6x दिया है तो x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो 6 × 6 हो जाएगा। ठीक,
तो प्रिया का जो प्रेजेंट एज है कितना आ जाएगा, 6×36। ठीक, ये क्या है, प्रेजेंट एज नहीं आएगा, सॉरी, ये क्या है, 6 साल बाद का एज है। ये क्या है, +6 साल की है प्रेजेंट एज में तब है। लेकिन हमको क्या है, यहाँ पे प्रिया की आयु ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं बोला, मतलब क्या है, प्रिया की प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट एज के कुछ 6 साल बाद 36 साल हुआ, तो 36 में क्या है, 6 का माइनस कर देंगे तो प्रिया का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। ठीक, तो प्रिया का प्रेजेंट एज कितना होगा, 30 ईयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक, ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या मैं समझाने के लिए क्या है, थोड़ा सा ये समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना बस पड़ेगा इसको। ठीक, जो 3 साल पहले कितना एज था, फिर प्रेजेंट में कितना है, फिर उसके बाद 6 साल बाद कितना है, ये कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लोगे ना, तो क्या है, ये क्वेश्चन एक बार बस समझना रहता है, ऐसा टाइप का हर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो समझ में नहीं आएगा वीडियो तो 2-3 बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है कि नल ए एक टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए 25 घंटे के लिए खुला जाता है तो बी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, 25 घंटे के लिए ही खुला जाता है, उस 25 घंटे में जितना भरेगा उतना ही खाली करेगा बी। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या खाली टंकी है। ए क्या है, एक टंकी को 35 घंटे में भर रहा है। ठीक, बी एक टंकी को क्या कर रहा है, 63 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक, माइनस लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा टाइप क्वेश्चन आएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, 35 और 63। ठीक है, इससे कॉमन क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, मतलब 7 निकलेगा। 7×5 = 35, 7×9 = 63, 7 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5×9 × 7 लिख सकता हूँ। ठीक, डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ठीक, यही क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 5×7 = 35 × 9, 9×5 = 45, 5×4 = 9, 9×3 = 27, 27×4 कितना था, 31, तो यहाँ पे कितना का 315 आ गया। ठीक, दोनों टाइप से मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये को क्या 35 है, 35 घंटे में बढ़ता है, तो 35 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 35 का डिवाइड करेंगे, 7×5 = 35, 5 से 5 घटा, यहाँ पे 9 बचा, 9 यूनिट, ये टोटल यूनिट है। ठीक, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से। क्या करना है, ऐसे क्या करना है, जो भी कट रहा है उससे क्या है, काट देना है इसको, कट रहा है काट नहीं, उसको क्या है, जो भी वैल्यू है, जैसे 315 है, इसको किसी जिससे टूटेगा उसे तोड़ देना है, इसको 5×9 × 7 करेंगे तो 315 ही आएगा। ठीक है, अब बी का भी सेम करेंगे, इसको थोड़ा काटा हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिख लेता हूँ अच्छे से। यहाँ 5×7 × 9 था। ठीक, अब बी का ले लेंगे, तो बी का क्या हो रहा है, 63 है, तो डिवाइड बाई 63 करेंगे, 9×7 = 63, 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट बचा, ये क्या माइनस में होगा, क्योंकि निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, निकाल रहे हैं। अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 315 यूनिट। ठीक, वो समझाने के लिए मैं उस सब चीज को किया था। ठीक, इसको क्या है, तोड़ देना, और जो जो जिससे क्या है, ये वाला जितना वैल्यू है, जितना भी बचा हुआ है उसको क्या है, इधर लिख लेना, ये क्या इफिशियंसी आएगी। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये क्या है, टाइम होता है। और ये क्या है, एक दिन का इफिशियंसी, यहाँ दिन नहीं था, घंटा दिया तो 1 घंटे का इफिशियंसी है। मतलब ए क्या है, 1 घंटे में 9 घंटा पढ़ रहा है, और बी क्या कर रहा है, 1 घंटे में 5 घंटे 5 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक, 9 घंटा नहीं भर, मत 9 यूनिट भर रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, 9 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में। अब क्या बोल रहा है कि ए को 25 घंटे के लिए खुला जाता है। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे या टाइम होता है। ठीक, तो टोटल वर्क कितना जाएगा, 25 घंटे का। ए का जो वर्क है कितना जाएगा, ए मतलब कितना भरेगा 25 घंटे में। जब 1 घंटे में 9 यूनिट भर रहा है, तो 25 घंटे में 25 × 9 कर देंगे, 225 होगा। ठीक, 225 यूनिट क्या करेगा, वो 25 घंटे में भरेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 225 यूनिट को क्या करूंगा, टोटल से माइनस कर दूंगा। यहाँ से 225 यूनिट को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। 0 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, यहाँ पे 90 यूनिट बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि बी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ का मैं टोटल को यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा, सॉरी, यहाँ पे क्या भरा कि बी कितना भरा, देखो बी कितना टैंक को भरा, 225 यूनिट ही भरा। ठीक, टोटल इतना भर सकते, इतना खाली कर सकते हैं, खाली टैंक था। ठीक,
कैपेसिटी 315 है, लेकिन ए द्वारा कितना ही भरा गया है, 225 यूनिट ही भरा गया है। ठीक, जो जितना भरा है उसके बाद क्या बी उसको खाली करेगा, क्योंकि 20 घंटे के लिए खुला गया है। ठीक, तो पहले भरने का काम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो बी द्वारा फिर टैंक को खाली करने का काम हुआ। बी क्या करे, 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। ठीक, तो खाली कितना करेगा, जब 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर रहा है तो 225 यूनिट खाली करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 5 24 5 5 25। तो बी को कितना लगेगा खाली करने में, 45 घंटे लगेंगे। ठीक, टोटल में से क्या है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, टोटल यहाँ पे कितना है देखो, इस 300 जो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो 315 है ये क्या है, 315 ये क्या है, टोटल कैपेसिटी है, यहाँ तक की कैपेसिटी है, लेकिन भरा कितना जा रहा है, 225 से भरा जा रहा है, तो जितना भरा है उतना ही तो खाली करेगा। ठीक, तो बी को कितना लगेगा, 45 घंटे लगेंगे, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ये क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, इसलिए क्या मैं थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा टाइम लिया हूँ। ठीक, जिनको क्या समझ में नहीं आएगा 2 3 बार अच्छे से और वीडियो को देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्या दूसरा तरीका दूसरा मेथड भी लेके आऊँगा, ठीक, समझने के लिए। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि एक नाव 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 240 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर सकती है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 66.67% कम समय लेती है। यदि शांत पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अनुकूल गति डाउनस्ट्रीम स्पीड हमको निकालना है। यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 240 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ठीक, अपस्ट्रीम में, ठीक, अपस्ट्रीम स्पीड में, ठीक, प्रतिकूल बोला है इसलिए 240 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से, जो समय यहाँ पे लगता है प्रतिकूल जो लगता है, उससे क्या है 66.67 कम समय लगता है। ठीक, ऐसा बोल रहा है, इस चीज को क्वेश्चन में ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला दिया है, लेकिन ये कॉमन सेंस लगाना है ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा। तो यहाँ के हम लोग एक कॉमन सेंस लगाएंगे, कभी भी क्या होता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एक नाव 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 240 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से इतना परसेंट कम समय लेती है। तो कई जन क्या करेंगे, यहाँ अपस्ट्रीम टाइम को कम ले लेंगे। ठीक, लेकिन कभी भी क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड में क्या है, नाव बढ़े। ठीक, तो धारा के साथ बहेगी तो क्या है, टाइम कम लगेगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड ज़्यादा रहेगा तो। ठीक, लेकिन अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है कि अपस्ट्रीम स्पीड भी कम ही होता है। ठीक, स्पीड ज़्यादा होगा नहीं और टाइम हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे 66.67% जो दिया है, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक, तो ये कम हो रहा है तो सीधा माइनस कर देंगे, यहाँ 1/3 हो जाएगा। कम क्या होता है, हमेशा डाउन टाइम हमेशा कम होगा। ठीक, और अप टाइम हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डाउन टाइम रेशियो अप टाइम क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 1:3 लग सकता हूँ। ठीक, डायरेक्टली ऐसा लिख लेना। ठीक, क्योंकि हमेशा क्या होगा, डाउन टाइम हमेशा ज़्यादा होगा, अप टाइम हमेशा कम होगा, इस चीज़ को तक ये टाइम का रेशियो है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला है कि समान दूरी बोला है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, प्रतिकूल 240 जाती है, अनुकूल भी 240 जाती है। ठीक, तो जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो क्या टाइम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाता है, स्पीड के हो जाता है। ठीक, मतलब टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3:1 कर देंगे। ठीक, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक, हम लोग क्या है, जस्ट अपोजिट कर लिए। अब एक चीज यहाँ पे आगे और क्या दिया है कि हमको क्या दिया है, शांत पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, लेकिन हमका क्या होता है कि बोट का जो फार्मूला होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ पे रेशियो दिया है हमको ये वाला, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1x हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पे कितना 4x इजिकल टू 2 को उधर ले जाएंगे, 40 हो जाएगा, 10×4 = 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, तो जो बोट का जो यहाँ पे
10 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, x का वैल्यू। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 30 आ गया, 10 या 30। अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, देखो स्पीड देखो ज़्यादा है ना, टाइम जब कम है तो। ठीक, तो धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए। धारा के अनुकूल गति क्या है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड ही है। ये कितना आ गया, 30 आ गया यहाँ पे। तो हमारा क्या ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्या लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला कि काशवी, मिताली और सानवी का औसत वेतन कितना है, 66,000 है। और मिताली, सानवी और प्रतीक का औसत वेतन कितना है, 52,000 है। काशी और प्रतीक के वेतन में कितना अंतर है। ठीक, ये हमको पूछा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है ये 30 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे काशी को के से ले लूंगा, मिताली को एम से और सानवी को एस से। इनका जो औसत वेतन कितना है, 66,000 है। ठीक, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दूंगा। ठीक, इनका सम क्या है, इतना आ जाएगा। एवरेज में क्या है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, नंबर यहाँ पे कितना है, 3 है। एवरेज कितना दिया है यहाँ पे, 66,000 दिया है। तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सम निकला है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ क्या मैं बेसिक एकदम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि बेसिक वाला क्लास में बहुत सारा अपने चैनल में पहले ही डाल चुका हूँ। जिनको क्या बेसिक क्लियर नहीं है वो पहले क्या करना, उस वाली वीडियो को देखना। ठीक, यहाँ मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि मिताली और सानवी और प्रतीक का जो वेतन है कितना है, 52,000 है। ठीक, औसत वेतन बोले तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सम निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, इसको क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। ठीक, इसको क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्रतीक को पहले लिख लेता हूँ, फिर मिताली, फिर सानवी लिख लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, के माइनस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 66,000। ठीक, माइनस 52,000 हो जाएगा। ब्रैकेट में 3 को क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, डायरेक्टली मैं सॉल्व किया हूँ सीधा। और काशवी और प्रतीक के वेतन में ही अंतर पूछा है, ये दोनों का अंतर ही पूछा है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, तो सॉल्व करूँगा कितना, 0 0 0 हो गया, 6 में 2 गया, कितना बचा 4, और 6 में 5 गया, कितना बचा 1, इंटू 3 करेंगे, 14 दिया कितना 42 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गई आज का क्लास। 10 क्या मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया था। ये क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्या है जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल में बने रहेगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।